नमस्कार। आज हम वॉइस ऑफ जॉय की तीसरी कड़ी के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं और आज का विषय है कोरोना वैक्सीन के ऊपर। क्या यह मोदी सरकार के लिए लिटमस टेस्ट साबित होगा या फिर इसे हम वैक्सीन राष्ट्रवाद बनाम वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीयतावाद का भी संज्ञा दे सकते हैं। आपको एक बार ऐसा लगेगा कोरोना वैक्सीन का नाम सुनकर ये तो न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठ वाली बात हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। कपास है और उससे सूत काटना बहुत जरूरी है। कोरोना है, कोरोना से लड़ने के लिए, और ये लंबे समय तक रहेगा, हमें वैक्सीन की जरूरत है। बिना वैक्सीन के हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ पाएगी पूरी दुनिया में। और हमारा ये विषय है कि हमारी सरकार तो कोशिश कर रही है कि हमारे देश के लोगों को मिले वैक्सीन। उसके लिए कोशिशें भी जारी हो गई हैं, सूचियां भी बनाई जा रही है, लेकिन भारत की जो जिम्मेदारी है वो केवल भारतीयों को दवाई ही नहीं देती है। आज भी करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की दवाइयां विदेशों को भेजी जाती हैं और 160 से ज़्यादा देश भारतीय दवाओं के जीवन रक्षक आवश्यक दवाओं पर ही निर्भर हैं। और आज भी करीब 60% वैक्सीन जो दुनिया में बनती है वो भारत से ही सप्लाई की जाती है। इस कारण कोरोना वैक्सीन जब आ जाएगा तो भारत की जिम्मेदारी एक नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी कि अपने देश के अलावा विदेशों के भी गरीब देश, कम विकसित देश, अविकसित देश, विकासशील देश के लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराए। यहां तक कि विकसित देश अमेरिका जैसे देश के में भी सस्ते वैक्सीन उपलब्ध कराए। क्योंकि इसके एक उदाहरण देता हूं। जब से एड्स फैला अमेरिका में, जो HIV की जो दवाइयां, एड्स की दवाइयां हैं, जो एंटी रिट्रोवायरल दवाइयां, उनके जो कॉम्बिनेशन दिए जाते थे 2 या 3 ड्रग के, वो प्रतिदिन के 50-60 से लेकर $100 से ऊपर तक की उसकी कीमत पड़ती थी। लेकिन एक भारतीय कंपनी सिप्ला ने वहां पे जेनरिक एंटी रिट्रोवायरल ड्रग उपलब्ध कराया जो मात्र $1 प्रतिदिन के हिसाब से मिलने लगा। तो वो गरीब जनता, अफ्रीका की जनता जो एड्स से पीड़ित है, वो $1 किसी तरह करके जीवित है अभी तक। तो ये भारत की एक जिम्मेदारी भी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है, और विश्व के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं कि किस तरह से या भारत कैसे उनके लिए वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कर पाएगा। इसके साथ ही हमें अभी हाल ही में एक वैक्सीन राष्ट्रीयतावाद की बात सामने आई है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि जो वैक्सीन बने वो केवल उनके देश के लिए पहले बने। जाहिर है अमीर देश चाहेंगे, क्योंकि पैसा ज़्यादा है, कि वैक्सीन पहले हम अपने यहाँ पे उपलब्ध करवा लें, बाद में दुनिया की देखी जाएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। वैक्सीन पूरे दुनिया के लोगों को लगाना पड़ेगा, प्राथमिकता के आधार पे लगाना पड़ेगा। जो फ्रंट लाइन में है और जिनको इससे मृत्यु का खतरा ज़्यादा है, कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट हैं, मेडिकल लाइन में काम करते हैं, दवाई दुकानों में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, पैथोलैब में काम करते हैं, उनको पहले दिया जाएगा। पूरे दुनिया भर में देना चाहिए, फिर धीरे धीरे करके पूरे दुनिया में सब जगह को बनाया जाएगा। लेकिन इसमें एक ये होगा कि केंद्र सरकार को, क्योंकि वैक्सीन जो दूसरी देश की कंपनियां बनाएंगी, यदि वो वैक्सीन हमको विदेशों में सप्लाई करना है, हमारे देश में जो बन रहा है उस पर हमारे देश का पेटेंट रहेगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एक ही वैक्सीन पूरी दुनिया में काम करे, क्योंकि इसका जो वायरस है, कोरोना वायरस है, वो अपने बहुत ज़्यादा म्यूटेटेड कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और वैक्सीन काम करे, विदेशों में कुछ और वैक्सीन काम करे, और वो विदेशों में उत्पादित है, पेटेंटेड है, उनके एक अधिकार में है, तो उसको भारतीय कैसे बनाए। तो ऐसे मौके पे हमारे देश की सरकार को अनिवार्य लाइसेंसिंग, पेटेंट कानून की एक धारा है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग का उपयोग कर उस वैक्सीन को बना के विदेशों को सप्लाई करेगा। तो कुल मिलाकर हमारा जो नज़रिया है वो केवल
वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन राष्ट्रीयतावाद के उलट हम वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीयतावाद की बात कर रहे हैं। चूंकि पेटेंट का मुद्दा है, टेक्नो लीगल मुद्दा है, इसको हम बहुत सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम धीरे धीरे क्रमबद्ध आगे बढ़ेंगे और बिंदुवार हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो सबसे पहली बात मैंने आपको शुरू में बताया कि बिना हर्ड इम्यूनिटी जो वैक्सीन से ही आएगी, उसके बिना हम कोरोना को मात नहीं दे सकते हैं। आज दुनिया की आबादी कितनी? 7 अरब 82 लाख या 7.8 बिलियन दुनिया की आबादी है। भारत की आबादी 1 अरब 38 करोड़ है। क्योंकि एक महीने में इतने वैक्सीन बन नहीं पाएंगे, वैक्सीन तो कई माह बनेंगे और ऐसा लग रहा है कि 2 साल 3 साल लग जाएगा पूरी दुनिया के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए। इस कारण दुनिया के करीब 172 देशों ने मिलकर एक कोवैक्स नाम का एक संगठन बनाया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है और उसमें यह तय किया गया है और 172 देशों ने उसमें हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यूरोप, ब्रिटेन, नॉर्वे, जापान तथा चीन ने किया है, हस्ताक्षर किए हैं और ये तय किया है कि जब वैक्सीन बन जाएगी पूरे दुनिया में, अलग अलग तो किसको क्या जरूरत है और प्राथमिकता के आधार पर पूरे दुनिया में ये लोगों को लगाया जाएगा वैक्सीन। लेकिन ये तो इसका एक पक्ष हुआ, लेकिन नेपथ्य में क्या चल रहा है? नेपथ्य में फिर वही गेम चल रहा है। बड़े अमीर देश बिना नियमों के खेल को जारी रखे हुए हैं, क्योंकि आज भी हर खेल के नियम वही तय करते हैं। इस कारण कोरोना वैक्सीन में एक तो उन्होंने सामने कोवैक्स को आके ज्वाइन कर लिया है और पीछे इन लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिन देशों की कंपनियां वैक्सीन बना रही है उनसे डायरेक्ट खरीद लिया जाए और इसके लिए ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए ने वैक्सीन उत्पादकों के साथ समझौता करना शुरू कर दिया है। समाचार की खबरों के अनुसार अमेरिका ने अभी तक 800 मिलियन डोजेस, जिसकी कीमत 10 बिलियन US$ है, उन्होंने समझौता कर लिया है वैक्सीन कंपनियों के साथ। ब्रिटेन की सरकार ने 340 मिलियन डोज के लिए समझौता कर लिया है। यूरोपियन यूनियन ने 600 मिलियन डोज के लिए समझौता कर लिया है। इस तरह कुल 1740 या 1740 मिलियन डोजों पर कब्जा जमाने की पिछले दरवाजे से कोशिश की जा रही है। अब आप सोचिए, वैक्सीन तो फ्री में नहीं मिलेगा, सरकारें खरीद के लोगों को लगाएंगी या प्राइवेट लगाएंगी। तो जो अमीर देश है वो यदि वैक्सीन खरीद के अपने यहाँ की पूरी जनता को लगा देगी तो गरीब देशों के लोगों को तो वैक्सीन नहीं मिल पाएगा। तो दुनिया से महामारी का खतरा कैसे टलेगा? और वो भी ये जब लग रहा है, अभी चूंकि नया है कि वैक्सीन, जैसा अभी एंटीबॉडीज बन रहा है जिसको कोरोना वायरस हो रहा है, 3 महीना 4 महीना तक उसमें एंटीबॉडीज रह रही है, उसके बाद प्रतिरोध क्षमता चली जा रही है। अभी इन पे और रिसर्च करना पड़ेंगे, अभी तो साल भर भी नहीं हुआ है, इस कारण कैसे बता सके कितना दिन काम करेगा। वैसे वैक्सीन को भी लेके ये लग रहा है कि दो डोज लगाना पड़ेगा कुछ वैक्सीन के, और शायद 3-4 महीना तक ही उससे हमें प्रोटेक्शन मिल पाएगा, तो उसके बाद फिर वैक्सीन लगाना पड़ेगा। तो जब तक लंबे समय तक रोग प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करने वाले वैक्सीन का इजाद नहीं हो जाता, इन्हीं वैक्सीन को से हमें काम चलना पड़ेगा। इस प्रकार वैक्सीन को लेकर भी एक विश्वव्यापी होड़ या पर्दे के पीछे युद्ध शुरू हो जाएगा। अब हम भारत पे आते हैं। भारत में के लिए इसमें बड़ी महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि भारत आज भी दुनिया में जितने भी वैक्सीन, जो दूसरे प्रकार के वैक्सीन है, जो दुनिया में जो वैक्सीन होते हैं उसका 60%, 60% इंडिया बना के सप्लाई कर सकता है। और कोरोना वैक्सीन उत्पादन की क्षमता को ले तो एक कंपनी पुणे की जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो एक महीने में पूरी क्षमता लगा दे, एक महीने में 60 से 70 मिलियन डोजेस एक महीने में ही बना सकता है। और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन को बना रहा है, उसकी कीमत 225 रुपए
रहेगी, ठीक है। लेकिन जब दूसरी कंपनियां वैक्सीन जो बनाएगी विदेशों में, तो विश्व व्यापार संगठन या WTO के अनुसार उसको 20 साल का उस पर पेटेंट का अधिकार मिल जाएगा और उसको कोई दूसरा नहीं बना पाएगा। और अभी तक करीब कोरोना वैक्सीन पर 240 शुरुआती काम चल रहे हैं, 40 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, 9 वैक्सीन करीब आखिरी चरण की टेस्टिंग चल रही है। अब हमें भारतीय पेटेंट कानून पे आना पड़ेगा कि क्या भारतीय पेटेंट कानून में यह धारा है, यह सुविधा है कि हम दूसरे की जो पेटेंटेड दवाइयां हैं, मैं जो दूसरों के एकाधिकार की दवाइयां हैं, मैं इसमें पेटेंट और इस पे थोड़ा एकदम बाद में आऊंगा। मैं पहले महत्वपूर्ण चीजें पहले बात कर लेते हैं अपन में। कोई है क्या, कोई स्थान है क्या, कोई राह है, कोई लचीलापन है? तो है। भारतीय पेटेंट कानून के सेक्शन 84 में यह कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर, जन स्वास्थ्य की दृष्टि से जरूरत पड़ने पर सरकार कोई भी दवाई के पेटेंट, जो पेटेंटेड दवाई है, उसके पेटेंट ग्रांट के तारीख से 3 साल बाद उस दवा को या कुछ वैक्सीन को कंपलसरी लाइसेंस के तहत दूसरे किसी को बनाने के अधिकार दे सकता है या बनवा सकता है। लेकिन वैक्सीन अभी बने तो 3 साल होगा नहीं, तो इस धारा से ये काम नहीं चलेगा। हालांकि इसका उपयोग किया गया है, मैं बाद में आता हूं। अब एक और हमारे यहां पे धारा है, वो है 92A कंपलसरी लाइसेंस। उस 92A में यह कहा गया है कि केवल विदेशों को निर्यात करने के लिए, विदेशों को एक्सपोर्ट करने के लिए, देशी उपयोग के लिए नहीं, दूसरे ऐसे देश, गरीब देश जिनके पास उत्पादन की, वैक्सीन या दवाई उत्पादन की क्षमता नहीं है, वो नहीं बना सकते, वो आविष्कार नहीं कर सकते, उनको यदि आप सप्लाई करना चाहते हैं तो 92A के तरह ही अधिकार मिला है कि आप उस दवाई पर अनिवार्य, उस वैक्सीन पर, दवाई पर अनिवार्य लाइसेंसिंग, कंपलसरी लाइसेंस लागू करिए, उसे बनाइए और केवल विदेशों को ही आप एक्सपोर्ट करिए। 2005 से भारत ने WTO ज्वाइन किया है और 1 जनवरी 2005 से भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बना और उसके बनते ही उसमें जो पेटेंट कानून थे पुराने, उसे बदलाव करना पड़ा और इस तरह से पूरे पेटेंट कानूनों का वैश्वीकरण हो गया। दरअसल विकसित देश और बड़ी बड़ी कंपनियां चाहती थी कि उन्हें अपने दवाइयों पे या किसी दूसरे के द्वारा जो आविष्कार किया जाए, जो उससे वो खरीद ले, उस पे एकाधिकार मिले बाजार पर। एकाधिकार मिलने से वो कहाँ पे उपलब्ध कराएगी, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी कीमत भी वो तय करेगा। तो ये जो WTO है या विश्व व्यापार संगठन है, यह पूरी तरह भारत जैसे देशों के खिलाफ है, लेकिन लंबे संघर्ष के कारण उसमें कुछ लचीलेपन दिए गए हैं। उनमें से एक अनिवार्य लाइसेंसिंग है और वही हमारे विषय हम बता रहे हैं कि इस अनिवार्य लाइसेंसिंग का उपयोग कर विदेश में जिन देशों के पास नहीं है, उन्हें हम ये दवा सप्लाई कर सकते हैं। 2003 में कैनकून में, उससे पहले 2001 में WTO की जो दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसने भी इस बात को माना था कि देशों को अपने जन स्वास्थ्य के लिए, जनता के रक्षा के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए कुछ अधिकार देना चाहिए, ये होता है। और उसके बाद 2003 में जब WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई कैनकून में, तो उन्होंने एक प्रस्ताव लिया, मैं उसको बता रहा हूं। उस प्रस्ताव का नाम उन्होंने टेम्पररी सॉल्यूशन दिया। उसमें यह कहा गया, इन द फॉर्म ऑफ इंटरिम वेवियर to the Article 31F restriction, thereby extending compulsory licensing provision by temporarily removing limitation on export of drug under a compulsory license to countries that could not manage drug themselves.
अब कंपलसरी लाइसेंस के भारत के इतिहास पे आ जाते हैं। सन 2012 में भारत में पहली बार कंपलसरी लाइसेंसिंग का उपयोग किया गया, जब से भारतीय पेटेंट कानून बना है। यूपीए 2 की सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने 2012 में जब ये पाया कि विदेशी दवा कंपनी बायर सोरानेफिब बोल के एक दवाई है जो लीवर और किडनी कैंसर के जीवन काल को बढ़ाती है, कि दवाई के 1 माह की खुराक को 2,80,000 में बेच रही है, तब उन्होंने पहले वाले 84 धारा 92A नहीं, ये तो एक्सपोर्ट का है, कंपलसरी लाइसेंस की जो पहली वाली धारा है उसका उपयोग करके भारत की एक कंपनी नेटको को ये बनाने के लिए दे दिया अधिकार कंपलसरी लाइसेंस के तहत, और उन्होंने 1 माह की खुराक लीवर और किडनी कैंसर के मरीजों के लिए 8,800 रुपये मात्र में उपलब्ध करा दी। इस प्रकार से दवाई की कीमत 97% गिर गई, 97%। कंपलसरी लाइसेंस का यही लाभ है कि दवा जनता को या वैक्सीन जनता को कम कीमत पर उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि वो सेक्शन 84 के तहत किया गया था। अब हम छोटा सा देख लेते पेटेंट क्या है, एकाधिकार क्या है। इसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी में हुई थी। हुआ यह था कि कोई किसी चीज का यदि आविष्कार करता है तो कुछ समय तक, चूंकि उस वैज्ञानिक ने या उस व्यक्ति ने जब आविष्कार किया है तो उसमें उसने जो समय, पैसा और जो कुछ भी लगाया है, एफोर्ट अपने लगाया है, उसको वो वापस ले सके। कुछ समय तक उसको एकाधिकार दिया जाए कि दूसरा कोई नहीं बना पाएगा। अब बनाएगा तो पेटेंट धारी को रॉयल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, ये था, लेकिन उसमें ये था आविष्कारकर्ता को, खोजकर्ता को नहीं। भारत में भी पेटेंट कानून बना था अंग्रेजों के जमाने में 1911 में, और उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1970 में भारतीय पेटेंट कानून बना था, जो 1972 से लागू हुआ। पेटेंट या एकाधिकार का अधिकार आविष्कार को दिया जाता है, खोजकर्ता को नहीं। यदि बोले खोजकर्ता को देने लग गए ना तो कोलंबस के वंशज आ जाएंगे जो अमेरिका को खोज के निकाले, तो बोलेंगे तो हमको दो अमेरिका। ऐसा नहीं है। ठीक है, अब 1970 में तो भारतीय पेटेंट कानून आया जो भारत के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक जरूरत के हिसाब से बनाया गया था। लेकिन इस बीच आप लोगों ने सुना होगा 88 के आसपास डंकल प्रस्ताव आया। पहले क्या होते थे, दो देशों के बीच में जब कोई भी समझौता होता तो उसके लिए पक्ष था गाट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गाट। उस गाट में आर्थर डंकल जब डायरेक्टर जनरल बन के आए तो उनके पीछे अमेरिका की 2 महाकाय कंपनी थी, मोन्सेंटो और फाइजर। उन्होंने ही इस आर्थर डंकल को ये ड्राफ्ट दिया कि क्यों ना पेटेंट कानून और अन्य दूसरे कानूनों का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, जो कि विकसित देश और दुनिया के बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के हित में होगा। वो चाहते थे अपने घर में बैठ के दुनिया भर में दवाइयां बेचे, बाजार पर कब्जा करे। और बाजार पर कब्जा करने के लिए उन्होंने जो चीज का उपयोग किया, उन्होंने देखा कि बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा सबसे महंगी संपदा है, और इस पर यदि कब्जा कर लोगे तो बाजार आपके कब्जे में आ जाएगा। इसलिए WTO के अंदर में ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की एक धारा है जिसके अंतर्गत में पेटेंट आता है। हम इसका शुरू से विरोध करते हैं, लेकिन भारत सरकार दूसरे अन्य सरकारों के समान विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्ज जाल में फंसे हुए थे। अमेरिका उन पर स्पेशल 301 और सुपर 301 उनकी धारा है, उनकी तलवार है, वो हमारे सर पे लटका दिए थे कि जो देश उनकी बात नहीं मानेगा उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ये सब दबाव के चलते सब विकसित और कई विकासशील, गरीब, अल्प विकसित देशों ने सिग्नेचर किया। भारत में भी उसने 2005 में साइन किया, लेकिन भारत ने उस WTO के मसौदे में जो लचीलापन था उसका पूरी तरह से उपयोग कर लिया, और ये अनिवार्य लाइसेंसिंग की धारा
84, 92A उसी में से है। अब सवाल होता है, जो हो गया पेटेंट हो गया, हम पेटेंट को नहीं मानते हैं, हम इसका विरोध करते हैं लंबे समय तक किसी के अधिकार देने का, लेकिन फिलहाल जब तक WTO को नहीं बदला जा सकता एक विश्वव्यापी मूवमेंट के द्वारा, तब तक हमें इसके लचीलेपन का उपयोग करना पड़ेगा। ये हमारी रणनीति है जो हम इस वैक्सीन के बारे में भी बोल रहे हैं। अब हमें उस मुसीबत को मौके में बदलना पड़ेगा भारत को, कि भारत सरकार ही कर सकती है। पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया के जो मरीज एड्स की दवाई $1 में पा रहे हैं, जो गरीब देश हैं जिनके उत्पादन की क्षमता नहीं है, उनको कौन वैक्सीन देगा? उनको वैक्सीन देने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, नैतिक जिम्मेदारी। और पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है कि भारत कोरोना का वैक्सीन आने के बाद किस रुख को अपनाता है। क्या वो वैक्सीन राष्ट्रवाद के अंदर फंस के रह जाता है, कि या वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीयवाद को लेकर पूरी दुनिया में वैक्सीन को कम कीमत में, सुरक्षित वैक्सीन को पूरी दुनिया को लोगों को उपलब्ध कराएगा। क्योंकि यदि पूरे दुनिया के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाया जा सकेगा, यदि केवल कुछ विकसित देश वैक्सीन लगा लेंगे, वहां कोरोना कम हो जाएगा, वहां मरीज कम हो जाएंगे, वहां की हेल्थ सेवाएं फिर से बहाल हो जाएंगी, वहां की अर्थव्यवस्था फिर से चलने लगेगी। लेकिन बाकी जगह तो फिर लॉकडाउन और वो अर्थव्यवस्था का 12 बजा ही रहेगा ना। और आज अर्थव्यवस्था का बंटाधार करने में एक बहुत बड़ी भूमिका कोरोना वायरस की भी है। तो सबसे पहले हमें इस कारण को दूर करना पड़ेगा, इसीलिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। और पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। इस समय मुझे दुष्यंत कुमार जी के एक शेर याद आता है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो दया यारो। देखते हैं मोदी सरकार कितना पत्थर उछालती है मौजूदा वक्त में मानवता के लिए तथा विश्व जनस्वास्थ्य के लिए। भारत की ये सबसे बड़ी देन होगी यदि वो ऐसा करती है। और हमें उम्मीद है कि इस मामले में भारत सरकार, मोदी सरकार निश्चित तौर पर सकारात्मक भूमिका निभाएगी और आगे आएगी विश्व नेता के रूप में। विश्व गुरु बनेगा हमारा भारत कोरोना वैक्सीन को लेकर, और हमें इस उम्मीद है, और उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है दोस्तों। धन्यवाद।